तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपने एचएपी और पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बाकी इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और देखो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके एग्जाम्स यहाँ पे मिड ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एसडी बाउ यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट थे, तो ये वीडियो स्पेशली यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी जिनके एग्जाम्स यहाँ पे जुलाई वगैरह में होंगे तो उनके लिए यहाँ पे सेपरेट हर सब्जेक्ट की वीडियो बाद में लॉन्च हो जाएगी। देखो क्वेश्चंस तो यही रहेंगे, बाकी इनको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे बाद में कि और आपको किस तरीके से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे ये वीडियो स्पेशली हमारे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स यहाँ पे जून में होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले बात करें अपने एचईपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मैंने आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में भी बोला था और सेकंड सेमेस्टर में भी बोल रहा हूँ कि एचईपी में आप लोग को डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चाहे क्वेश्चन में पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो, आप लोग को डायग्राम यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर बना के आना है। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट 1 की, तो यहाँ पे देखो हमारा देखो एक चीज़ आप लोग और समझो कि जो हमारी एचईपी है और पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें हमारी जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, इसमें से यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन मतलब देखो यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 में आप लोग को कोशिश करनी है कि आप लोग कोई भी टॉपिक ना छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हर टॉपिक से उठा लिए जाते हैं। बाकी अगर यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जिन क्वेश्चंस के आगे भी वी लगा हुआ है, वी मतलब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको तो आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, इसको आप लोग को जरूर पढ़ के जाना है। बाकी यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बनता है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। यहाँ पे देखो आप लोग को ब्रेन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे इसके जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारा सेरिब्रम हो गया और सेरिबेलम हो गया और ब्रेन स्टेम, तो इनके बारे में आप लोग को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ब्रेन का यहाँ पे डायग्राम भी बना के आना है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर प्रायोरिटी तो हमारे ब्रेन के आने की ही रहती है। बाकी अगर ब्रेन नहीं आता है तो आपसे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही आप लोग कोशिश करना। बाकी ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप लोग ब्रेन को तो बिल्कुल छोड़ना मत। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा हो जाता है एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों से जो है डिफाइन एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम ही है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर मेन टॉपिक हमारा एक्शन पोटेंशियल ही है, तो दोनों चीज़ें आप लोग को यहाँ पे तैयार करनी है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन। अब देखो न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, जो हमारा साइनैप्स है, देखो हम लोगों ने जो साइनैप्स वाला टॉपिक कवर किया हुआ है जिसमें हमारा केमिकल साइनैप है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है, देखो उसी को आप लोग को पहले तो पूरा लिख के आना है और उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा एक न्यूरॉन है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको हम लोगों ने वैसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल वही सारी चीज़ें पॉइंट में बना के लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, उसके बारे में भी क्वेश्चन सेपरेटली या फिर ब्रेन के साथ कंबाइन करके ही कभी कभी पूछ लेते हैं। और देखो यहाँ पे कभी कभी जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम की सेल्स होती हैं, लाइक हमारा न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, तो इनके बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो ज़्यादातर तो नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी इसको भी अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर देख लेना। और मेनिंजस, देखो लेयर ऑफ मेनिंजस एक बार आप जरूर देख लेना। और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो अगर टाइम होगा तो देख लेना, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो, बट मेनिंजस को जरूर देख लेना। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने यूनिट 2 के बारे में, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ जीआईटी, राइट अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टमक। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हमारे जिनके भी आगे वी लगे हुआ है, तो आप लोग को बिल्कुल कोशिश करनी है कि वो आपसे छूटे ना, जरूर आप लोग उसको तैयार करके जाओ। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, लिस्ट आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस एंड वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। तो देखो ये क्वेश्चंस लगभग हमारा पहले क्वेश्चन का ही आप कह सकते हो कि साइनोनिम है। बाकी इसके अंदर और भी सारी चीज़ें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आ जाती हैं। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो या तो आपसे जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपसे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फिर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन आप लोग को जरूर पढ़ के जाना है। बाकी यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फंक्शन वगैरह आप लोग देख लेना। और कॉन्सेप्ट ऑफ बीएमआर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बीएमआर का कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर से देख लेना।
और यहाँ पे हम लोग बात करें तो कभी कभी आपसे जो है स्ट्रक्चर ऑफ लिवर और रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन भी पूछ लेते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ लिवर आप लोग एक बार जरूर से देख लेना, बेसिकली एसजी बाओ में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग टाइम मिले तो एक बार देख लेना। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 3 के बारे में, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है राइट इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखो जो हमारी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म और रेगुलेशन है, दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूनिट 3 से बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कभी कभी इसके साथ कंबाइन करके आपसे जो है यूरिन का हमारा कंपोजिशन होता है या फिर उसकी जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स और टाइप्स को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। देखो बिल्कुल आप लोग को ये सारे क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है। देखो जिनके भी आगे वी लगा हुआ है आप लोग को नहीं छोड़ने, मतलब नहीं छोड़ने हैं। और डिफाइन द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं यूनिट 3 में 4, 5, 6, 7, 8, तो ये थोड़ा सा मतलब अल्टरनेटिवली पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी आप लोग कोशिश करो कि थोड़ा ही सही बट एक बार देख जरूर लेना। जैसे रोल ऑफ किडनी हमारा एसिड बेस बैलेंस में, या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, और रोल ऑफ रॉस इन किडनी एंड ऑल्सो डिफाइंड डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। और उसके बाद हमारा जो भी हमारी लंग्स की लोकेशन होती है और ग्रॉस एनाटॉमी होती है, तो ये भी चीज़ें। और यहाँ पे हमारा म्यूट्यूशनल रिफ्लेक्स, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। देखो इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेना। और यूनिट 4 की यहाँ पे बात करें तो यूनिट 4 में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम एंड क्लासीफाई हार्मोन्स ऑल्सो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। और सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मास्टर ग्लैंड। अब देखो हमारी मास्टर ग्लैंड क्या होती है, हमारी मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो या तो आपसे डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आपसे डायरेक्ट जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर इसी क्वेश्चन को कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, डिफाइन वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर करके जाना है। बाकी यहाँ पे डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एडर्नल ग्लैंड और पाइनल ग्लैंड भी आप लोग एक बार देख लेना। और थायराइड के डिसऑर्डर्स भी कभी कभी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो देखो अब ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन का आना तो लगभग समझ लो 90% बिल्कुल तय है। तो दोनों को ही कोशिश करना, आप लोग एक बार देख लेना। बाकी इतना कुछ टफ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 से बन जाता है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इसको भी आप जरूर देख लेना। बाकी कभी कभी आपसे सेक्स हार्मोन्स और हाँ यहाँ पे जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो एसडी बाओ वाले इसको जरूर देख लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और जो भी हमारा जेनेटिक्स है तो इसको भी डिफाइन करने के लिए कभी कभी या फिर शॉर्ट नोट या फिर क्रोमोसोम पे पूछ लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना। देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जिन भी क्वेश्चंस के आगे वी लगा हुआ है, जिनके आगे नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो आप लोग के 80% जो भी पेपर है वो यहीं से आएगा। बाकी जिनके आगे वी लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने उतना भी पढ़ लिया तो पास तो आप लोग एटलीस्ट आराम से हो ही जाओगे। बाकी अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ के रखो कि जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्पेशली, यहाँ से आप लोग को कोशिश करना है कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। क्योंकि और स्पेशली बात करें हमारे यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में देखो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, ये सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे यहाँ पे लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। अगर यूनिट 1 में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है राइट इन डिटेल अबाउट कॉजेज ऑफ सेल इंजरी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बहुत क्लियर समझ लो पैथोफिजियोलॉजी के लिए। देखो जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, देखो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल बहुत क्लियर एकदम समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी है तो इसमें यहाँ पे हमारी देखो दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे एटियोलॉजी, ठीक है, एटियोलॉजी, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे पैथोजेनेसिस। अब देखो जो हमारा एटियोलॉजी है तो इसका मतलब होता है कॉजेज, यानी कि कोई भी बीमारी या फिर कोई भी चीज़ है तो उसके अगर हम लोग कॉजेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको एटियोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम लोग किसी भी डिजीज के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। और देखो एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस को मिला के ही हमारा क्या बनता है, पैथोफिजियोलॉजी।
तो अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आप लोग को किसी भी क्वेश्चन के आगे ये लिखा मिल जाए कि एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, या फिर मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स, तो इसका मतलब है कि आप लोग को जो है उसके कॉजेज और मैकेनिज्म को ही एक्सप्लेन करना है। या फिर अगर आप लोगों से क्वेश्चन के आगे लिखा मिल जाए एक्सप्लेन द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप लोग को लिख के आना है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी एंड मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। यानी कि अगर आपसे इटियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस पूछा है, या फिर पैथोफिजियोलॉजी पूछा है, या फिर कॉजेज और मैकेनिज्म पूछा है, तो तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप लोग को वही चीज़ें लिख के आनी है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। इसी तरह यानी कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों से या तो कॉजेज और मैकेनिज्म डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, या फिर इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के नाम से भी पूछ सकते हैं, या फिर पैथोफिजियोलॉजी डायरेक्टली इस नाम से भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे सेम है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा हो जाता है एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर और एडेप्टिव चेंजेस ऑफ सेल इंजरी। अब देखो, जो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर के नाम से क्वेश्चन पूछे, चाहे एडेप्टिव चेंजेस के नाम से क्वेश्चन पूछे, दोनों का मतलब सेम है, आप लोग को वही सारी चीज़ें लिख के आनी है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारा एट्रोफी हो गया, हाइपरट्रोफी, तो ये सारी चीज़ें हमारे एडेप्टिव चेंजेस होते हैं, तो इसको भी आप लोग को जरूर से देख लेना है। और यहाँ पे होम्योस्टेसिस तो आप लोग को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पे जो भी हमारा होम्योस्टेसिस के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो ये मतलब पूरा क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर में या फिर 5 या 7 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को ज़रूर से देख लेना है। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन को तो ज़रूर से देखना ही देखना है। इन्फ्लामेशन के अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, लाइक उसका मैकेनिज्म हो गया या फिर केमिकल मेडिएटर्स हो गए, तो इसको आप लोग को ज़रूर से देख लेना है। और यहाँ पे देखो, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कई बार पूछा गया है। या फिर कभी कभी देखो क्या होता है, जो हमारा इन्फ्लामेशन है इसी के साथ यहाँ पे कंबाइन करके हमारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग को यहाँ पे ज़रूर से देख लेना है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट 2 में हमारा देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है राइट इन डिटेल अबाउट एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलर। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर आपसे एक्यूट के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एक्यूट एंड क्रॉनिक को मिला के हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है। वैसे देखो, एक्यूट के बारे में तो आप लोग को जरूर से पढ़ना है, बाकी क्रॉनिक भी आप लोग एक बार देख लेना। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखो, पैथोफिजियोलॉजी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपरटेंशन के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को इसके अंदर लिख देनी है, इस क्वेश्चन का वही मतलब है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा हाइपरटेंशन है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर है CHF, और यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो देखो ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोग को जरूर से देख लेने हैं। बेसिकली यहाँ पे SG बाव वाले इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा गया है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग जो है एक बार अस्थमा वगैरह को भी देख लेना, जो भी इसके एंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और एंजाइना को भी एक बार आप लोग देख लेना। और यहाँ पे कभी कभी आपसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी पूछ लिया जाता है। देखो, यहाँ पे अगर आप लोग के पास टाइम है तो डेफिनेटली आप लोग को सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर टाइम थोड़ा सा कम है तो जो वी वाले हैं इनको आप लोग को बहुत अच्छे से करना है, और जो बाकी जिनके आगे वी वगैरह नहीं लिखा हुआ है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी आप लोग को देखना जरूर है। देखो, ऐसा मत करना कि बिल्कुल छोड़ के चले जाना, एक बार जरूर से देख लेना। अब बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के बारे में, तो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डायबिटीज, और या फिर इसके जो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जो हमारा एल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज है, तो इन पे भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आप लोगों को देखना है। और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसको भी जरूर से देख लेना है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एनीमिया है, तो कभी कभी आपसे या तो सिकल सेल या फिर आयरन डेफिशिएंसी या फिर मेगालोब्लास्टिक, तो ये तीनों यहाँ पे मतलब अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को आप लोग एक बार देख लेना। और कभी कभी आप लोगों से जो है 2 नंबर या फिर 5 नंबर में एपिलेप्सिया, हीमोफीलिया भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेना। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे देखो, हमारा जो भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो इसको आप लोग को जरूर देख लेना है। और हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसको आप लोग को जरूर देख लेना है, बाकी ऑस्टियोपोरोसिस को भी एक बार देख लेना। और यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप कह सकते हो कि 99% ये क्वेश्चन रखा ही हुआ एग्जाम में, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, इसको जरूर से देख लेना। या फिर इसी को आप लोगों से एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर इस नाम से भी पूछ सकते हैं, तो इसको तो जरूर करके ही जाना है। और टाइम मिलेगा तो आप लोग एक बार हेपेटाइटिस को भी देख लेना। और यूनिट 5 की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो, हमारा एड्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म है, जैसे एड्स हो गया और हमारा कैंसर हो गया, और
और हमारी सेल इंजरी हो गई और इन्फ्लामेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस लगभग आने ही आने, मतलब इसको बिल्कुल आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस को भी पैथोफिजियोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, और कभी कभी आपसे डिफाइन एंड क्लासीफाई यूटीआई इन्फेक्शंस, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में भी आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेना। तो यहाँ पे देखो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को पास ही करा सकते हैं, बाकी एक बात की भी गारंटी है कि अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप लोग के 70 to 80% का पेपर कहीं नहीं गया, वो आप लोग के इसी क्वेश्चन से आना है। बाकी एक दो क्वेश्चंस तो यार यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत बदलते ही रहते हैं, तो बाकी कोशिश करो कि आप लोग अपना पूरा सिलेबस ही एक बार पढ़ो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है इसके अंदर लगभग ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो कभी ना पूछा गया हो। हाँ, मतलब हर टॉपिक को कभी ना कभी पूछ लेते हैं, तो वही बात है कि यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिफाइन करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हम लोग को काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करने पड़े हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे मिस कर सकते हैं। बाकी आई होप कि इन क्वेश्चन से आप लोग की हेल्प होगी, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।